टॉपिक चर्चा करेंगे। इसे आवर्तकाल निकालेंगे, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति निकालेंगे, इसकी टोटल ऊर्जा निकालेंगे। तो सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी जो कि आपको मैं समझाऊंगा तो आप लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले साइक्लोट्रॉन की परिभाषा। साइक्लोट्रॉन है क्या? तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी भी आवेशित कण को त्वरित कर सकते हैं। त्वरित का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? त्वरित का मतलब क्या है? जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आप बिल्कुल मंद वेग से जा रहे हैं, लेकिन आपको किसी ने इतना ज़्यादा प्रेशर दे दिया, आपको किसी ने इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया कि वहीं पर आप एक्टिव हो गए और ज़्यादा तेजी गति से चलने लग गए। आप, मैंने क्या कहा, कहीं जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मंदिर का भंडारा चल रहा है, प्रसाद वितरण चल रहा है देवी माता का, वहां पर आप जा रहे हो बिल्कुल सिंपल तरीके, लेकिन किसी ने कह दिया भैया लास्ट ही चल रहा है, अब अंतिम ही पंगा था, इसके बाद आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आप दौड़ते हुए जाओगे प्रसाद खाने। जी हाँ, बिल्कुल, यानी आपका वेग बढ़ गया, यानी मतलब आप त्वरित हो गए उस कंडीशन पे। इसी प्रकार से कोई कण है प्यारे बच्चों, वो सिंपल तरीके से आवेश लिया हुआ बैठा है, अब वो गतिशील नहीं है, तो उसको एक ऐसे युक्त के माध्यम से गतिशील बनाया जाता है जिसे त्वरित कहते हैं, जिसे हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं। यानी एक उपकरण है साइक्लोट्रॉन, जिसके सहायता से हम आवेशित कण जैसे प्रोटॉन है, अल्फा कण है, न्यूट्रॉन है आदि को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। मतलब पहले निम्न ऊर्जा थी, आप सिंपल तरीके से जा रहे थे, आपने एनर्जी ग्रहण कर लिया, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊर्जा प्राप्त कर लिया प्यारे बच्चों, जिससे आपके अंदर एनर्जी आ गया, ऊर्जा आ गया, तो आप एक त्वरित हो गए। उसी प्रकार से कोई कण है, आवेश लिया बैठा है, लेकिन वो त्वरित नहीं है, उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं है, तो साइक्लोट्रॉन की सहायता से इसके ऊर्जा को बढ़ा दी जाती है और ये त्वरित हो जाता है। मतलब त्वरित होना यानी ऊर्जा बढ़ जाना। समझ गए? क्लियर है ना? साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। इसके हम सिद्धांत की बात करें प्यारे बच्चों, सिद्धांत बहुत जरूरी है, कार्यविधि, बनावट, सब कुछ हम चर्चा करेंगे। सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी धनावेशित कण को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र में बार बार गति कराई जाती है, तो वह त्वरित होकर अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। क्या कहा गया? कोई आपके पास आवेशित कण है, उसको एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पर लंबवत उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र में बार बार गति कराई जाती है। बार बार चुंबकीय क्षेत्र धक्का दे रहा है, विद्युत क्षेत्र धक्का दे रहा है। जैसे आपके पास एक, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और दो दोस्त इधर उधर से, बीच वाले को उधर से मारे थप्पड़ तो उधर गया, उधर से मारे तो उधर गया, तो बेचारा क्या करता? गति करता रह जाएगा, और गति करते करते उसका वेग बढ़ जाएगा, वेग बढ़ गया, त्वरण बढ़ गया, उच्च ऊर्जा प्राप्त कर लिया। तो प्यारे बच्चों, यहां पर कहा जा रहा है कि कोई आपके पास धनावेशित कण है जिसको विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में बार बार गति कराया जा रहा है, तब क्या होता है? वह अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। और आपको पता है कि कोई आवेशित कण है या धन आवेश है या कोई आवेश है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है प्यारे बच्चों, तो वो वृत्तीय पथ पर मुड़ जाता है। और इस डायग्राम के माध्यम से आप बहुत बारीकी से समझोगे कि वाकई में साइक्लोट्रॉन है क्या। ये डीज आपको दिख रहे होंगे, ये डीज है D1 D2, ये आपका प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, और ये आपका प्यारे बच्चों यहां पर उच्च आवृत्ति दोलन, यहां पर लिख देते हैं उच्च आवृत्ति, यानी यहां से विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, उच्च आवृत्ति दोलन। ये प्यारे बच्चों आपका D1 था, D1, और ये था आपका D2 हो गया। ठीक है ना? इसके डायरेक्शन इधर, इसके डायरेक्शन इधर, ऐसा कर लीजिए। ओके, इतना क्लियर है? विक्षेपक प्लेट है, लक्ष्य है, ये है साइक्लोट्रॉन। इस प्रकार से साइक्लोट्रॉन होता है प्यारे बच्चों। यहां पर N और S आपको दिख रहा है, ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा है और उच्च आवृत्ति का दोलित्र यहां पर। अब इन दोनों के बीच में यहां पर विद्युत क्षेत्र है और यहां चुंबकीय क्षेत्र है। यहां पर आपको एक आवेशित कण है, ये इस चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के कारण बार बार वृत्तीय मार्ग पर क्या करता है? यहां चलना शुरू करता है, धीरे धीरे करके ऐसे, मतलब पहले स्टार्ट यहां प्रवेश करता है, फिर इसमें जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे चलते 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 एक ऐसी स्थिति आती है, लास्ट में ऐसे यहां से द्वार होता है जो कि निकल जाता है। विक्षेपक प्लेट ये होता है, जैसे यहाँ पर आवेशित धन है तो यहाँ धन लगा दिए ताकि इधर ना जा सके और सीधे कहाँ जाए? लक्ष्य की ओर जाए। कोई दिक्कत नहीं, अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त दीजिए, थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है ना? आकार
आकृति, बनावट, आवर्तकाल, सब कुछ यहां पर आप समझोगे। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है प्यारे बच्चों, साइक्लोट्रॉन की परिभाषा तो आपने लिख ही लिया कि यह एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं हम, आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा में परिवर्तित कर त्वरित कर सकते हैं। सिद्धांत आपने पता ही कर लिया कि जब किसी आवेशित या धनावेशित कण को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र में बार बार गति कराई जाती है तो यह ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। यही इसका सिद्धांत है। इसके सूत्र की स्थापना करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। अब आपको हेडिंग डालना है क्या प्यारे बच्चों, इसकी संरचना। क्या डालना है? संरचना। संरचना में जैसे बोलूंगा वैसे आपको लिखना, यहां पर मैं लिख के नहीं बताऊंगा प्यारे बच्चों। संरचना क्या है? इसमें यहां पर देखिए, इसमें डी आकार के दो धात्विक चेंबर होते हैं। इसमें डी आकार के दो धात्विक चेंबर होते हैं जिन्हें डीज कहा जाता है। फिर से लिखेंगे, इसमें डी आकार के दो धात्विक चेंबर होते हैं जिन्हें डीज कहा जाता है। डीज D1 और D2 के बीच गैप होता है जहां पर आवेशित कणों को रखा जाता है। डीज का संबंध उच्च आवृत्ति दोलित्र से होता है। उच्च आवृत्ति दोलित्र यह है, डीज का संबंध उच्च आवृत्ति दोलित्र से होता है और यह संपूर्ण व्यवस्था दो प्रबल चुंबकीय ध्रुव N और S के बीच में रखा होता है। तो संरचना एक बार फिर से बोल देता हूं ताकि आप लोग लिख सकें, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों कि चित्र में डी आकार के दो चेंबर होते हैं। इसमें डी आकार के दो चेंबर होते हैं जिन्हें डीज कहा जाता है। इन दोनों डीज के मध्य रिक्त स्थान होता है, गैप होता है जहां पर आवेशित कण को रखा जाता है। डीज का संबंध एक उच्च आवृत्ति दोलन से होता है और इस संपूर्ण उपकरण को एक प्रबल चुंबकीय ध्रुव NS के बीच में रखा जाता है। ओके, क्लियर है ना। आप संरचना लिख सकते हो, डायग्राम बनाना है कि इसमें डी आकार के दो धातु के चेंबर होते हैं प्यारे बच्चों जिन्हें डीज कहा जाता है। इनके बीच गैप होता है जहां आवेशित कण रखते हैं और इन यहां पर डीज, दोनों डीजों को उच्च आवृत्ति दोलित्र से संबंधित कर दिया जाता है, संबंध बना दिया जाता है और इस पूरे व्यवस्था को हम क्या करते हैं, एक प्रबल चुंबकीय ध्रुव NS के बीच रखते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब आपका कार्यविधि है। संरचना समझ गए ना, बिल्कुल सिंपल है यार। डी आकार के दो धातु के चेंबर हैं जिन्हें डीज कहते हैं, बीच में गैप होता है। गैप का मतलब वहां पर आवेशित कण रखेंगे और इसको उच्च आवृत्ति दोलित्र से जोड़ दिया जाता है और संपूर्ण व्यवस्था को एक प्रबल ध्रुव खंड N और S के बीच में रखा जाता है। उम्मीद करता हूं अब आप संरचना समझ गए होंगे। अब आपका हेडिंग है कार्यविधि। कार्य कैसे करता है, यही तो समझना है ना, कार्य कैसे करता है। मेन तो कार्य है प्यारे बच्चों। यदि कार्य आप नहीं समझे तो कुछ नहीं, तो कार्यविधि समझते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर हेडिंग डालना है कार्यविधि और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्यारे बच्चों ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। ओके, कार्यविधि में आपको समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ये जो सेंटर पॉइंट स्टूडेंट, इसको हम मानते हैं ये O बिंदु है। यहाँ पर कौन सा बिंदु? O बिंदु है। यहाँ पर हम O बिंदु मानकर चलते हैं। सबसे पहले अपन क्या मानकर चलेंगे, एक आवेशित कण तो लेंगे कि O बिंदु पर एक आवेशित कण है, स्मॉल m द्रव्यमान का आवेश है, जो Q आवेश हम मान सकते हैं, धनायन है। इसके बाद हम समझेंगे स्टूडेंट कि D1 D2 एक डीज है, हमारे पास एक D1 है एक D2 है। तो जब ये धनात्मक भाग पर रहेगा तो ये ऋणात्मक भाग पर रहेगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। दोनों डीज हैं, जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, उच्च आवृत्ति दोलित्र का यहाँ पर कनेक्शन दिया है प्यारे बच्चों, तो दोनों के दोनों एक साथ धनात्मक नहीं हो सकता। एक धनात्मक होगा तो एक ऋणात्मक होगा, ये डेफिनेट है। समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम यहाँ पर एक आवेश Q आवेश को रखते हैं बिंदु O पर, इस स्थिति में हम मान के चलते हैं कि D1 जो डीज है वो किसी क्षण ऋणात्मक विभव पर है और D2 क्या है, धनात्मक विभव पर है। ठीक है ना। फिर समझेंगे, जब यहाँ पर आवेश Q रखते हैं, स्मॉल m द्रव्यमान का एक आवेश Q रखते हैं, यानी Q परिमाण हम मान सकते हैं, तब प्यारे बच्चों किसी क्षण हम मान के चलते हैं कि D1 जो डीज है वो ऋणात्मक विभव पर है और D2 जो है धनात्मक विभव पर है। अब आपको पता है कि यहां पर धन आवेश है, ऋणात्मक विभव पर है, तो आवेश किधर प्रवेश करेगा? चूंकि आवेश वृत्तीय मार्ग पर गति करने का कोशिश करता है, तो जो आवेश है वो डीज D1 में प्रवेश कर जाता है। और चूंकि यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र का काम क्या है? वृत्तीय मार्ग पर घुमा देने का। तो ये जो आप यहां से आवेश प्रवेश करा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये आवेश जो है घूम जाता है। इसके बाद क्या होगा, जब यहां से आवेश प्रवेश किया स्टूडेंट, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये वृत्तीय मार्ग पर घूम गया और पुनः ये D1 से निकलेगा और यहां पर जाएगा
और जैसे ये बाहर निकलता है उस स्थिति में प्यारे बच्चों ये जो D2 होता है वो ऋणात्मक विभव पर आ जाता है और D1 जो है धनात्मक विभव पर हो जाता है। फिर से समझेंगे, आपको पता है ये आपका जो है प्यारे बच्चों ये आपका डीज है, खोखला है, अंदर तो भैया चुंबकीय क्षेत्र होगा, केवल विद्युत क्षेत्र तो हो नहीं सकता, और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव शून्य है और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है, चुंबकीय क्षेत्र उसको वृत्तीय मार्ग पर मोड़ देता है और ये जाकर के डीज से जब निकलता है और कहां प्रवेश करेगा, D2 में प्रवेश करेगा। ठीक है, कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि जब हमने यहां पर आवेश क्यों रखा, धनावेश रखा, D1 ऋणात्मक विभव पर है तो ये धनावेश ऋण की ओर गया और यहां पर है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इसको क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र इसको वृत्तीय मार्ग पर मोड़ देता है। और प्यारे बच्चों यहां पर अंदर विद्युत क्षेत्र तो शून्य है तो केवल चुंबकीय क्षेत्र ही कार्य करता है, इसलिए वृत्तीय पथ पर मोड़ता है और अर्धवृत्त पे गति करके पुनः बाहर निकलता है, विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आता है। यहां पर विद्युत क्षेत्र के संपर्क में बाहर निकलेगा तो विद्युत क्षेत्र के संपर्क में होता है और ये इस प्रकार समायोजित होता है कि जैसे ये बाहर आता है तो D2 ऋणात्मक विभव पर होता है तो पुनः आवेश D2 में प्रवेश कर जाता है। अब D2 के अंदर पुनः प्यारे बच्चों, D2 के अंदर पुनः हमें यदि बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र तो शून्य है, तो पुनः चुंबकीय क्षेत्र इसको पुनः अर्धवृत्त में घुमाता है और पुनः ये बाहर निकलता है और जैसे ही बाहर निकलता है तो पुनः D2 जो है धनात्मक विभव पर हो जाता है और D1 ऋणात्मक विभव पर होता है और यह बार बार प्रक्रम चलता रहता है। जब ऐसे घूमते 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 जब इसके यहां भाग पर आता है, यहां पर आता है तो ये बाहर निकल जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मतलब एक चक्रण होता है प्यारे बच्चों, धीरे 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 करते 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 जब अपने किनारे भाग पर आता है तो चक्रण हो जाता है, मतलब यहां से निकल जाता है। समझ रहे ना? फिर से समझने की कोशिश करेंगे। साइक्लोट्रॉन है, इतना आसान नहीं है कि आप चुटकी बजाते आप इसको तैयार कर लें। प्यारे बच्चों यहां पर मैंने क्या कहा कि जब आवेश को हम बिंदु O पर रखते हैं, स्मॉल m द्रव्यमान का एक आवेश है, Q आवेश है, तो इस क्षण पर D1 ऋणात्मक विभव पर है, D2 धनात्मक विभव पर है। इसके ऋणात्मक विभव के कारण जो आवेश है अंदर प्रवेश कर जाता है। चूंकि अंदर विद्युत क्षेत्र तो होगा नहीं, क्योंकि भैया किसी चालक या गोली खोखले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है, क्योंकि अंदर आवेश ही नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र तो शून्य है, तो केवल चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है और यह चुंबकीय क्षेत्र आवेश को वृत्तीय पथ में मोड़ने का काम कर रहा है, तो आवेश वृत्तीय पथ पर मुड़ जाता है और जैसे ये बाहर निकलता है तो इसका समायोजन इस प्रकार होता है कि D2 ऋणात्मक विभव पर हो जाता है और जैसे ही निकल रहा है प्यारे बच्चों, यहां से निकल रहा है तो ये धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक हो गया, तो ये चूंकि आवेश धन है और जैसे ही D2 ऋणात्मक विभव पर होता है तो तुरंत आवेश D2 पे चला जाता है प्यारे बच्चों, D2 पे जाता है और D2 के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, केवल विद्युत क्षेत्र शून्य है, चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है, तो पुनः चुंबकीय क्षेत्र इसको वृत्तीय पथ पर मोड़ देता है और पुनः ये जब D2 से निकलता है तो पुनः D1 ऋणात्मक विभव पर होता है और पुनः यह आवेश D1 में प्रवेश कर जाता है और यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है, बार बार दोहराई जाती है, बार बार जब टकराता है और लास्ट में बाहर निकलकर अपने लक्ष्य के पास चला जाता है। हमें उसे प्राप्त करना होता है, कहीं भी एकत्रित करना है तो ले सकते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों साइक्लोट्रॉन की सहायता से आवेशित कण को हम त्वरित कर सकते हैं। एक लास्ट चांस इसको समझा रहा हूं, इसके बाद इसके हम सूत्र की स्थापना की बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहां पर दो डीज है, D1 और D2। इसके मध्य बिंदु O पर यहां सेंटर पॉइंट O लेकर m द्रव्यमान का एक आवेश रखते हैं, धनावेश रखते हैं। तो माना किसी क्षण D1 ऋणात्मक विभव पर है, इस स्थिति में आवेश D1 पर प्रवेश कर जाता है। चूंकि D1 के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तो शून्य है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आवेश को वृत्तीय मार्ग पर मोड़ देता है। जैसे यहां से प्रवेश किया स्टूडेंट, वृत्तीय मार्ग पर मोड़ दिया और जैसे ही D1 से बाहर निकलता है आवेश, तो इसको इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि D2 ऋणात्मक विभव पर हो जाता है, D2 ऋणात्मक विभव पर हो जाता है। अब कहां जाएगा भैया? अब आवेश बाहर निकला, ऋणात्मक हो गया, तो आवेश कहां प्रवेश करेगा? D2 में। और पुनः हम बात करें कि D2 जो है प्यारे बच्चों वो ऋणात्मक विभव पर हो गया, उसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र होगा नहीं, केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र पुनः उसको वृत्तीय पथ पर मोड़ देगा और ये जाकर के बाहर निकलेगा और जब ये बाहर निकलेगा तो पुनः D1 ऋणात्मक पर हो गया और D2 धनात्मक पर हो गया और यह प्रक्रम बार बार चलता रहता है, कई बार दोहराई जाती है, जिससे धनायन जो है अत्यधिक त्वरित हो जाता है और लास्ट में प्यारे बच्चों ऐसे टकराएगा यहां से, फिर ऐसे धीरे धीरे करके जब इस साइड से आता है तो निकलकर लक्ष्य पर प्राप्त हो जाता है, इन लक्ष्य के पास जाता है, लक्ष्य से टकराता है, उस त्वरित आवेश को प्राप्त कर लेते हैं। ये हो गया कार्यविधि। कार्यविधि में लिखाऊंगा नहीं, कार्यविधि में आपको लिखाऊंगा नहीं, आप खुद लिखेंगे, जैसे जैसे मैं बताया हूं वैसे वैसे आपको लिख लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है।
इतना कंप्लीट है ना। इसके बाद हमको क्या करना है, गणितीय व्याख्या करना है, इसके सूत्र की स्थापना करनी है। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर हम आवर्तकाल, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति और प्राप्त ऊर्जा का भी निर्धारण करेंगे। तो गणितीय व्याख्या के लिए स्टूडेंट यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं, स्टार्टिंग करता हूं, ठीक है। और सूत्र की स्थापना यहां से शुरू करेंगे। कितना बल लग रहा है, सूत्र की स्थापना आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे प्यारे बच्चों। अब आपको पता है जब किसी चुंबकीय क्षेत्र पर कोई आवेश गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे कहते हैं लॉरेंज बल, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिखूंगा प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में गति करने वाले आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल। अच्छा, इसका फार्मूला आपसे पूछता हूं, चलो बताओ। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, F बराबर क्यू वीवी, F बराबर क्यू आवेश पर, उसके वेग पर, चुंबकीय क्षेत्र पर और कोण पर। तो यहाँ पर कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत प्रवेश करता है। चूंकि थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। ओके, इतना क्लियर है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों F बराबर हो जाएगा क्यू वी वी गुणे 1। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। यानी जो बल का मान आया, जो F का मान आया प्यारे बच्चों, F बराबर वो आ गया क्यू वी वी। ये एक प्रकार का बल है जो इस चुंबकीय क्षेत्र पर कार्य कर रहा है। एक आवेश जब गति करता है प्यारे बच्चों तो यहाँ पर ये बल कार्य करता है, इसी के कारण तो वो वृत्तीय मार्ग पर घूम जाता है। अब चूंकि आपको पता है जो चुंबकीय क्षेत्र है प्यारे बच्चों, आवेश को वृत्तीय मार्ग पर गति करने का फोर्स लगाता है। कहने का मतलब ये जो आपका लॉरेंज बल है, उस कण को या उस आवेश को डीज के अंदर जो वृत्तीय गति करने के लिए आविकेंद्रीय बल प्रदान करेगा, ठीक है ना। जो आपका धनावेशित कण है, ठीक है, तो उसे जो लॉरेंज बल है उसको क्या करेगा, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। तो आगे आपको लिखना है कि धनावेशित कण को लॉरेंज बल, क्या प्यारे बच्चों, लॉरेंज बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि वृत्तीय मार्ग पर घूम रहा, अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। और जब अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा मतलब जितना लॉरेंज बल होगा प्यारे बच्चों उतना ही अभिकेंद्रीय बल होगा, ठीक है। इसलिए यहां पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं कि माना ठीक है, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या स्मॉल आर व अभिकेंद्रीय बल कितना होगा? अभिकेंद्रीय बल कितना होता है प्यारे बच्चों? तो आपको पता है mv²/r होगा। अभिकेंद्रीय बल आपको पता है, सबको पता है। अच्छा, क्या कहा गया? जो लॉरेंज बल है, जो क्यू वी वी है, वो क्या प्रदान कर रहा है? अभिकेंद्रीय बल। और m द्रव्यमान तो मैंने पहले बता दिया, m द्रव्यमान का आवेश है। यहां से प्यारे बच्चों एक भी से भी काट दें तो आपके पास बचेगा क्यू बी बराबर mv/r। और यहां से r निकालना चाहूं तो रेडियस निकल अगर आएगा, त्रिज्या आएगा mv/qb। ये आपका निकल कर आया क्या? रेडियस। क्या निकल कर आया? रेडियस आ गया, t r का मान आ गया। अच्छा, मैं यदि आपसे कह दूं डीज के अंदर अर्धवृत्ताकार मार्ग में कितना समय लगता है, ये आपका डीज है, थोड़ा डीज समझेंगे। ये डीज है आपका, एक बार अर्धवृत्ताकार मार्ग में कितना समय लगता है? तो आपको यहां पर हेडिंग डालना है, क्या डालना है? डीज के अंदर अर्धवृत्ताकार भाग, डीज के अंदर अर्धवृत्ताकार मार्ग में गति करने में लगा समय। अच्छा, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? तो समय बराबर होता है दूरी बटे वेग। वेग बराबर दूरी बटे समय। वेग बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे वेग। इसमें क्या है, आप खुद लगा सकते हो। अब यदि आपसे कह दूं कि भैया अर्धवृत्ताकार, अब आपसे कह दूं यहां पर देखिएगा, आप कहोगे सर कहां से सूत्र ला रहे हो? ये आपका अर्धवृत्त है और एक वृत्त का होता है 2πr, तो अर्धवृत्त का होगा πr। एक वृत्त का होता है 2πr, तो अर्धवृत्त का होगा πr। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा
यहां पर आपको लिखना पड़ेगा पाई आर बटे बेग कितना होता है स्मॉल वी। स्मॉल वी मतलब प्यारे बच्चों पाई बटे वी तो ठीक है, लेकिन स्मॉल आर का मान कितना है एम बी बटे क्यू बी। तो वी से भी यहां भी कट गया, वी से भी यहां भी कट गया। एक्चुअल में जो आपका टी का मान आ रहा है, टी का मान जो आ रहा है प्यारे बच्चों, टाइम जो आ रहा है वो पाई और एम है बटे क्यू वी आ गया। ये लगा समय प्यारे भाइयों। अर्धवृत्ताकार में जो समय लगता है ये चीज आ चुका है आपका, ठीक है। अर्धवृत्ताकार की बात कर रहे हैं, अर्धवृत्ताकार के लिए। लेकिन यदि आवर्तकाल की बात करें प्यारे बच्चों, आवर्तकाल मतलब D1 टोटल एक बार वृत्तीय मार्ग पर गति करने के लिए। अब यहां पर हम निकालेंगे आवर्तकाल। अगला जो आपका टॉपिक्स है छोटा सा वो है आवर्तकाल। क्या आवर्तकाल है? आवर्तकाल, आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? एक चक्कर में टोटल लगा समय, ठीक है। तो वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, तो माना वृत्ताकार मार्ग में गति करते समय एक चक्कर लगाने पर, एक चक्कर लगाने में लगा समय कैपिटल टी है। कैपिटल टी है प्यारे बच्चों, तो कैपिटल टी बराबर हो जाएगा, हमने क्या कहा 2 गुणे अर्ध वृत्ताकार का लगा समय, ठीक है। तो कैपिटल टी हो गया 2 इंटू अर्ध वृत्ताकार का कितना समय लगा, तो आपने देखा पाई एम बटे क्यू बी। यानी प्यारे बच्चों यहां पर जो आपका समय आ चुका है 2 पाई एम बटे क्यू बी। ये आ गया आपका आवर्तकाल। बिल्कुल सिंपल होता है, कुछ नहीं है। आप फार्मूले पे वैल्यू पुट करते चलो, आसानी से आ जाएगा प्यारे बच्चों। आवर्तकाल कहलाता क्या है? जब कोई वस्तु कंपन करता है, कोई कण कंपन करता है, कोई तरंग कंपन करता है, तो एक बार कंपन करने में यानी एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे कहते हैं आवर्तकाल। तो ये आपका निकल कर आ गया आवर्तकाल। अगला स्टेप है आपका आवृत्ति। क्या? आवृत्ति। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति कितनी होती है ये चीज अपन को निकालना है। तो आवृत्ति क्या होता है प्यारे बच्चों? आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है। तो यहां पर आपको लिखना है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या लिखना है? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति को चुंबकीय अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, ये तो पता है ना, चुंबकीय अनुनादी। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति को चुंबकीय अनुनादी आवृत्ति, चुंबकीय अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। चुंबकीय अनुनादी आवृत्ति भी कहते हैं। कहने का मतलब यहां पर यदि आवृत्ति बराबर मैं निकालूं तो 1/T होता है। ये चीज हमेशा याद करना, कहीं भी आवृत्ति निकाल रहे हो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं भी, तो आवर्तकाल का व्युत्क्रम ही होता है प्यारे बच्चों। तो व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम कर दो, उल्टा करना है 1/2 पाई एम बटे क्यू बी। कुल मिलाकर इसका उल्टा कर दो भैया, यही चीज तो है। तो आवृत्ति आपका निकल आ गया क्यूब बी बटे 2 पाई एम। ये आपका आवृत्ति है, ये आपका आवृत्ति आ चुका है। आवर्तकाल भी निकल कर आ गया और आपका आवृत्ति निकल कर आ गया। लेकिन यदि मैं आपसे कह दूं कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति निकालो, कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर कितना होता है? 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू। ओके, 2 पाई न्यू प्यारे बच्चों। तो 2 पाई तो 2 पाई और न्यू का मान कितना है? क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। यदि हम 2 पाई से 2 पाई काट दें तो कोणीय आवृत्ति आपके पास निकल कर आ रहा है कितना प्यारे बच्चों? क्यू बी अपॉन स्मॉल एम। ये देख सकते हो आप, छोटे छोटे फार्मूले निकल कर आ रहे हैं साइक्लोट्रॉन के, कुछ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप करते चलेंगे, आसानी से आपका निकल कर आ जाएगा। अगले स्टेप में अपन निकालेंगे, अगला स्टेप है आपका क्या? प्राप्त ऊर्जा। प्राप्त ऊर्जा यानी वो जो साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण को हम बार बार आवृत्ति करा रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो त्वरित होने में कितना ऊर्जा प्राप्त कर रहा है? तो आवेशित गति कर रहा है, तो थोड़ा समझिएगा, आवेशित कण द्वारा प्राप्त ऊर्जा, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। गति के कारण जो ऊर्जा होता है वो गतिज ऊर्जा होता है, जिसका फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। अब आप कहोगे v का मान कहां से पाए सर? v का मान तो मैं आपको v का मान निकाल कर दिखा दूंगा, पर यहां पर फिलहाल रख देता हूं
एम, भी का मान है प्यारे बच्चों QRB/m, ठीक है। यानी E बराबर हो जाएगा 1/2, m से m काट दें, ठीक है, m से m काट दें यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, वर्ग है तो बचेगा Q² R² B² 1m बचेगा। ये आपका ऊर्जा है, ये टोटल ऊर्जा है। अब आप R कहाँ से निकालेंगे, मैं R आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। R यहाँ से निकालेंगे, आप यहाँ से पक्षांतर कर देंगे, V निकल कर आ जाएगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पर निकाल सकता हूँ, देखिएगा मैं V निकालना चाहता हूँ ना, V, तो R को इधर ले जाऊंगा तो QBR या QRB बटे कितना हो जाएगा M। QRB, इसको QRB या QBR लिख सकते हैं, यहाँ पर वही चीज लिखा हूं मैं, देख सकते हैं आप। फिर बच्चों क्योंकि आप कठिनाइयों का सामना ना करें, एक एक स्टेप सोचता हूं, QBR QRB बटे M, वही चीज रखा हूं, ये चीज है। अब यदि इससे निष्कर्ष को पूरे को कांस्टेंट मान लिया जाए, जैसे 1/2 है आपके पास Q², और यहाँ पर यदि B² बटे 2M, इसको प्यारे बच्चों और कुछ बच रहा है क्या, नहीं, इसको यदि पूरा को कांस्टेंट मान लिया जाए तो ये जो E है प्यारे बच्चों वो समानुपाती हो जाता है R² के, ठीक है। जो ऊर्जा है डिपेंड करता है त्रिज्या के, डीज कितना बड़ा है, डीज जितना अधिक होगा, जितना लंबा चौड़ा होगा, डीज का त्रिज्या जितना अधिक होगा प्यारे बच्चों, उतना ही यहाँ पर आपका क्या निकल कर आएगा, ऊर्जा का मान आएगा। तो साइक्लोट्रॉन का टॉपिक थोड़ा सा लंबा चौड़ा था ही प्यारे बच्चों, जो कि आपको लगभग आधे घंटे का समय लग गया, लेकिन उम्मीद करता हूं आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। और जो मैंने संरचना यदि कार्यविधि लिखकर बताया होता है तो और आधे घंटे लग जाते। संरचना और कार्यविधि आप लोग स्वतः करोगे, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या क्या करा दिया, आवर्तकाल, आवृत्ति, प्राप्त ऊर्जा, कार्यविधि, संरचना, सिद्धांत, साइक्लोट्रॉन की परिभाषा, संरचना, ये सब कुछ आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा। इसकी कुछ सीमाएं हैं प्यारे बच्चों, है ना। सीमाएं मतलब यहां पर आपको लिखने को आ जाएगा, 2 सीमाएं लिखिए। तो आप लोगों को थोड़ा सा लिखना है कि साइक्लोट्रॉन की सहायता से अनावेशित कण को त्वरित नहीं किया जा सकता। सीमाएं मतलब कमियां, क्या कमियां हैं, साइक्लोट्रॉन की सहायता से केवल आवेशित कण को ही हम त्वरित कर सकते हैं, अनावेशित कण को त्वरित नहीं कर सकती है, इसकी सीमाएं हैं। साइक्लोट्रॉन की सहायता से, सीमाएं लिखना तो लिख सकते हैं, साइक्लोट्रॉन की सहायता से अनावेशित कण को हम त्वरित नहीं कर सकते, जैसे न्यूट्रॉन आदि को त्वरित नहीं कर सकते। और दूसरा यह है कि साइक्लोट्रॉन में जो धनायन को एक निश्चित सीमा की चाल से अधिक त्वरित नहीं किया जा सकता। मतलब एक इसकी निश्चित सीमा है, अनलिमिटेड या अनंत की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड आप उसको त्वरित करते रहो। एक निश्चित सीमा तक वो त्वरित होगा, इसके बाद उसका त्वरित मतलब उसका त्वरण हम उत्पन्न नहीं कर सकते, उसको त्वरित नहीं कर सकते, ज्यादा ऊर्जा उसको हम नहीं दे सकते। तो ये साइक्लोट्रॉन की कुछ सीमाएं हैं जिसको आपको समझना जरूरी है, यदि आ गए पेपर में तो लिखना जरूरी है। अब इसके एक क्वेश्चन नहीं आएंगे पूरे के पूरे एक ही वीडियो, मतलब एक ही क्वेश्चन में पूरे वीडियो को जो है आपको सोल्यूशन लिखना पड़े, ऐसा नहीं है। इसके क्वेश्चन भिन्न भिन्न आ जाते हैं, जैसे साइक्लोट्रॉन की परिभाषा, कार्यविधि लिखो, साइक्लोट्रॉन की संरचना, आवृत्ति और आवर्तकाल निकालो, साइक्लोट्रॉन की परिभाषा, कार्यविधि और सीमाएं लिखिए, ऐसा क्वेश्चन। तो भिन्न भिन्न टॉपिक्स को आप हेडिंग बाय हेडिंग करके लिख लेंगे और पूरा तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन कैसे भी आएगा आप लोगों से बन जाएगा। उम्मीद करता हूं साइक्लोट्रॉन आप हमेशा के लिए सीख गए होंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और हाँ स्टूडेंट, यदि नोट्स लेना है तो 9685299149 पर कांटेक्ट करें, आपको बेहतर हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। कांटेक्ट कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।